Hello all. So let's begin with the session. As today we are going to have a next answer writing session. Good afternoon, beta. Am I audible? Good morning, good afternoon. Am I audible clearly? Visibility is good. अगर सब कुछ ठीक है तो गिव मी थम्स अप. फाइन. हाँ, तो भाइयों लास्ट सेशन में गॉट इट. लास्ट सेशन में आंसर राइटिंग के सेशन में हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कशन किया. हमने बेसिक्स के बारे में सीखने का प्रयास किया कि अगर हम सबसे पहले या सर्वप्रथम तौर पर प्रथम बार किसी ऐसे मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर करते हैं तो आपको कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए एज टू आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, एज टू द थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू गेट क्वालिफाइड और सिलेक्टेड इन द फेज 2 दैट इज मेंस एग्जामिनेशन. तो लास्ट फेज में हमने ऐसे कुछ पॉइंटर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया. मैं समझता हूं कि मैंने ठीक तरीके से आप तक वे सारी बातें संप्रेषित कर दी हैं और आप उसे समझ पाने में भी कैपेबल हैं. आज के सेशन में उन्हीं चीज़ों को समअप करते हुए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में भी ऐसे कुछ चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे. मैं आपको बताता चलूं कि इस प्रकार के कुछ रेलिवेंट सेशंस हम वीक डेज में लेते हैं एज टू द आंसर राइटिंग, एज टू द लैंग्वेज सेक्शन. लेकिन चूंकि जज साहब की अवेलेबिलिटी आज नहीं थी, सो दैट आई एम हियर. तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में, आंसर राइटिंग के सेशन में हम लोगों ने लास्ट के सेशन में जो भी बातें डिस्कस की हैं उसे आप अब रिकॉल भी करेंगे, उसे आप प्रैक्टिकली अब समझेंगे भी. क्लियर? कोई इशू तो नहीं है? चलिए. नाउ सी, कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे जा रहे हैं कि सर नोट मेकिंग के संदर्भ में हमें क्या प्रोसेस अपनानी चाहिए तब जब हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के स्टेज में हैं और हम मेंस के एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने के स्टेज में हैं. नंबर 1. नंबर 2 कि प्रिलिमिनरी स्टेज पे नोट मेकिंग की प्रोसेस क्या होगी. तो बहुत हद तक मैंने अपने फाउंडेशन बैच में और फाउंडेशन कोर्स में और अपने यूट्यूब के सेशंस में भी कई दफा इस बारे में बात कर ली है कि आपको प्रिलिमिनरी स्टेज पर आखिरकार नोट मेकिंग का क्या प्रोसेस रखना चाहिए. नोट मेकिंग आपके प्रिपरेशन का बहुत ही इसेंशियल पार्ट है. ये बात मैं कहकर इसकी महत्वता नहीं दर्शाना चाहता, आप इसके बारे में बखूबी जानते हैं कि आपको आंसर राइटिंग के अंतर्गत या यूं कह लीजिए कि मेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत, या यूं कह लीजिए इन टोटलिटी इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नोट मेकिंग करनी ही चाहिए. अब पहला पॉइंट, as we are in the stage of going to appear for the mains examination or you have done with your foundation courses, so right now we are well versed with the specific concepts of law. इस स्टेज पर हम कानूनी प्रावधानों के अवधारणाओं से बहुत हद तक परिचित हो चुके हैं. हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है कि कैसे हमें किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए. अब आप समझिए कि आंसर राइटिंग के इस प्रक्रिया में आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए. मैं ये सेशन बहुत शॉर्ट लूंगा, है ना, बहुत लेंदी सेशन नहीं होने वाला है. तो इस पर्टिकुलर मामले में नोट मेकिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए. तो आप देख सकते हैं कि पहले तो हम इसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से आप सब ने इस प्रकार की प्रोसेस पहले ही अडॉप्ट की होगी. नहीं की होगी तो अब अपकमिंग समय पे ध्यान रखिएगा, ईश्वर करे कि आपका सिलेक्शन हो जाए. तो प्रिलिमिनरी स्टेज पर आप इस प्रकार के कुछ फॉर्मूलों का प्रयोग करते होंगे. मैं अभी उन फॉर्मूलों की बात करूंगा. दूसरा, एज टू मेंस फेज और एज टू मेंस एग्जामिनेशन आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और इससे भी पहले कि आखिरकार नोट मेकिंग करनी क्यों है. नोट मेकिंग करने का जो एक
अवधारणा है वो हमें आखिरकार क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए। तो प्राइमा फेसी समझिए कि प्रिलिमिनरी टेस्ट के एग्जामिनेशन को पार पाने के लिए आपको नोट मेकिंग में किस प्रकार के रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी चाहिए। अगर हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में ऐसे नोट मेकिंग का कार्य करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट। पहले तो हमें पार्ट ऑफ सिलेबस के बारे में ही जानकारी हो, ठीक है। इस स्टेज पर आपको सारी जानकारी होगी अपने टारगेटेड स्टेट को लेकर के, लेकिन फिर भी मैं फंडामेंटली इसके बारे में कह रहा हूँ। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका एक पूरा कंपाइलेशन हमारे पास होना चाहिए, ईदर ऑफ प्री और फॉर मेंस। बेयर एक्ट के सारे पर्टिकुलर जो पॉइंटर्स हैं, इंडेक्स पेज हैं, वो हमारे लिए बहुत खास महत्व रखते हैं। तो बेयर एक्ट हमारे लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगी। शॉर्ट नोट्स, इसके बारे में मैं हर बार यही कह रहा हूँ कि मैंने इसके बारे में कई दफ़ा कहा है कि आप शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर करें। अगर आप जुडिशरी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको किसी भी ऐसे पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सिलेबस या सब्जेक्ट में से शॉर्ट नोट बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट बनाने का जो फॉर्मूला है, आजकल मार्केट में सारी चीजें अवेलेबल हैं। मार्केट से आप कोई भी पर्टिकुलर कंपाइल्ड बुक ले सकते हैं जहां पर उनकी अपनी बनाई हुई शॉर्ट नोट की किताबें मिल जाएंगी, लेकिन वो आपका ऑब्जेक्ट फुलफिल कभी नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको एक बना बनाया मटेरियल आपके हाथों में प्रोवाइड करा दिया गया है। अब आप बहुत रिलैक्स हैं कि जब भी एग्जामिनेशन आएगा तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंटर्स को उठा करके पढ़ना शुरू करेंगे, उसे पढ़ करके आप एग्जाम अपीयर कर लेंगे, लेकिन आप उसे हमेशा के लिए रिटेन नहीं कर पाएंगे, आप उसे धारित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसे आपने नहीं बनाया। अगर आप बनाएंगे तो आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को एक बार देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, दिमाग लगाते हैं, कानों में उसकी श्रवण गोचरता में उसको सुनते हैं और उसके बाद उसे आप राइट डाउन करते हैं। तो एटलीस्ट 3 प्रोसेस से जब कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट गुजरता है तो वो आपके दिमाग में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रिटेन हो पाने की शक्ति रखता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा पार्ट ऑफ सिलेबस के तौर पर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, और उसके अंतर्गत सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये है बेटा कि हम उन पर्टिकुलर चीजों को ज्यादा से ज्यादा देर तक या समय तक याद कैसे रख सकें। ध्यान रखिएगा, मैं उन फॉर्मूलाज की बात करूंगा, उन सूत्रों की बात करूंगा जो डायरेक्टली आपके दिमाग में स्ट्राइक करे कि आखिर आपको करना क्या चाहिए। करना आपको है, सिर्फ दिग्दर्शिका और मार्गदर्शिका यहाँ से प्रोवाइड हो रही है। तो शॉर्ट नोट्स आपको स्वयं के बनाने चाहिए। ये हैबिट अपने अंदर पालिए, ना सिर्फ प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए भी। ध्यान रखिए, आप ये मत समझिए कि प्री के लिए ही शॉर्ट नोट्स रिक्वायर्ड है, मेंस के लिए नहीं है। मेंस के लिए भी है। यही शॉर्ट नोट्स आपको उन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को या इंपॉर्टेंट शब्दावलियों को, उन इंपॉर्टेंट केस लॉज को ज्यादा समय तक याद रख पाने में और अपने मेंस के क्वेश्चन के आंसर में पुट अप करने में या उसे प्लेस करने में हेल्प करेंगे। तो शॉर्ट नोट दोनों के लिए रिक्वायर्ड है। रिवीजन, रिवीजन इज द की टू गेट सक्सेस इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। रिवीजन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ केवल पढ़ लेने मात्र से, केवल लिख लेने मात्र से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 3 फेजेस हैं, प्री है, मेंस है और उसके बाद आपका इंटरव्यू है। प्री में एलिमिनेशन स्टेज है, एक संपूर्ण प्रकार के ज्ञान में आपको तत्क्षण वहीं पर चूज करना है कि आखिरकार उस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या आंसर होना चाहिए। मेंस में आपकी अभिलिखित प्रकार की जो एक कौशलता है वो देखी जाएगी कि आखिरकार आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी डेवलप हो सकी है। इंटरव्यू में देखा जाएगा कि आखिरकार आपकी पर्सनैलिटी एज बीइंग अ जज सूट कर भी रही है नहीं। पर्सनैलिटी एज अ जज सूट कर रही है नहीं, इसका इसका तात्पर्य आपके शारीरिक सौष्ठव से नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटेलेक्चुअल जो ज्ञान है वो किस प्रकार से है, क्या वास्तविकता में आप। अब यहाँ पर सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रवेश नहीं करने वाला हूँ। तो ओवरऑल अब आप समझिए कि मेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत नोट मेकिंग में हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, और उससे भी पहले कि आखिरकार आपको नोट मेकिंग करनी क्यों चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट्स में चीजें लिख दी हैं। टू रिवाइज इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। आप में से जो लोगों की हैबिट होगी कि हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उनको इसकी हेल्प का बखूबी ज्ञान होगा कि प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन आ जाने के बाद आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप बहुत थॉरली जाकर के उन सारी चीजों को पढ़ने का समय रखें। आपको टू द पॉइंट उन पर्टिकुलर पॉइंटर्स में या उन पर्टिकुलर पोर्शंस में जाना होता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ओरिएंटेड है या एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स पहले ही प्रिपेयर करके रखे हैं तो यकीन मानिए उससे बाहर क्या आ जाएगा, उससे बाहर क्या पूछ लिया जाएगा। अब उससे बाहर जो प्रॉब्लमेटिक या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां पर तो आपका लीगल एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना है, लेकिन जो फैक्चुअली चीजें पूछी जा रही हैं, मेमोरी बेस्ड चीजें जो पूछी जा रही है वो उससे बाहर तो नहीं आएंगी। तो अगर आपने शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर रखा है तो शॉर्ट नोट ही पढ़ करके या उसी को रिवाइज करके आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर सकते हैं। तो आपके पास शॉर्ट नोट होना चाहिए ताकि आप उसे एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में रिवाइज कर सकें। टू अंडरस्टैंड योर राइटिंग स्किल,
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी अभिलेखन कौशलता को या उसकी स्किल को कैसे समझ सकेंगे और उसे कैसे डेवलप कर सकेंगे। अब मैं पिछले सेशन में भी ये बात कह रहा था कि आमतौर पर स्टूडेंट मेरे समक्ष आते हैं या ऐसे अपने टीचर के समक्ष आते हैं और कहते हैं कि सर अभी तक हमने आंसर राइटिंग की नहीं है, हमने मेंस के कोई भी क्वेश्चन लिखे नहीं है, क्वेश्चन के आंसर लिखे नहीं है, फ्रेम नहीं किए। हाँ, हमने एलएलबी में खूब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर किया है, एक ही रात में सब्जेक्ट तैयार किया और पहुंच गए और 70% के अब आ गए। भैया वो फैक्टर अलग है। अब आप यहाँ थोड़ा सा इसे डिफरेंट वे में समझिए ये कि आंसर राइटिंग की स्किल रिक्वायर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं और इसकी कुछ अलग डिमांड है, इसके कुछ अलग प्रकार की डिमांड चल रही है। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का आंसर तत्काल आपको नहीं देना है, आपको उस क्वेश्चन का नेचर समझना है, उसकी प्रकृति समझनी है। पिछले वर्ग के सेशन में भी कहा था, उसका नेचर समझना है, आखिरकार पूछा क्या जा रहा है। पहले क्वेश्चन को ही समझ लीजिए, आधा आंसर आपका यहीं प्रिपेयर हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि आखिरकार प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा रहा है। और मैं ये बात बताता चलूं कि अभी मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन के अंतर्गत अगर हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो बहुत रेयर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको थोड़ा सा विचलित होना पड़े। रेस्ट सारे क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन ही हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा। तो डायरेक्ट प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं। ये अलग फैक्टर है कि इस बार के मेंस एग्जामिनेशन में थोड़ी सी स्थिति दूसरी होने वाली है, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन है, ऐसा कुछ एंटीसिपेशन है, उसके बारे में भी फिर बाद में बात होगी। टू अंडरस्टैंड योर राइटिंग स्किल, तो बहुत जरूरी है कि आप नोट्स आज बनाइए, बहुत जरूरी है कि आप आज आंसर राइटिंग करना शुरू करिए। इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखकर लिखना है, कहीं से खोज कर लिखना है, रेफरेंस के मटेरियल्स लेना है या फिर उनके किसी पॉइंटर्स को आपको 10 जगहों से चूज करना है। आपकी जो भी ये पर्टिकुलर चीज है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है, आज आपके पास बर्डन ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपके पास लोड ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपके पास शायद उसे पढ़ने का वक्त ना हो, लेकिन आप ऐसी किसी क्वेश्चन का आंसर अगर प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि अभी आप फ्री टाइम में हैं, तो आपको उस क्वेश्चन का एक प्रॉपर आंसर प्रिपेयर करना चाहिए। आई विल से फुल लेंथ आंसर प्रिपेयर करना चाहिए। अगर समय की कमी है तभी आप सिनॉप्सिस की ओर मुड़िए, और अगर ये हो सकता हो कि आप सिनॉप्सिस भी प्रिपेयर कर लीजिए और फुल लेंथ आंसर भी प्रिपेयर कर लीजिए तो ये और बेहतर है, ये और अच्छा है। बस ध्यान ये रखिएगा कि अपने मेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत जब आप उस द डे में आंसर कर रहे होंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के पहले कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या सर यहाँ पर हम पहले सिनॉप्सिस लिख दें पॉइंटर्स में कि इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखने क्या क्या वाले हैं। लिख दो, लेकिन फिर याद भी रखना कि आपने कितने पॉइंटर्स लिखे हैं, क्योंकि उस फ्लो ऑफ राइटिंग में कई बार हम भूल जाते हैं कि पॉइंटर्स में हमने लिखा क्या है। ये बात समझ में आ रही है कि हमने 5 पॉइंटर्स लिख रखे हैं और उन 5 पॉइंटर में से हम केवल 4 का ही पॉइंटर्स पर एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं या 3 को दे पा रहे हैं। तो ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अब यहाँ पर एग्जामिनर डायरेक्टली आपके सिनॉप्सिस में मूव करेगा और देखेगा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने सिनॉप्सिस में लिखे हैं वो अंदर मेंशन भी है या नहीं, और अगर वो छूटे हुए हैं तो आप स्वयं ही एक स्कोप दे रहे हैं कि आपका मार्क यहाँ पर कटे। तो इन पॉइंटर्स का ध्यान रखिए। सिनॉप्सिस लिखने की अगर हैबिट है तो लिखिए, लेकिन ध्यान रखिए कि जितने भी पॉइंटर्स आप सिनॉप्सिस में मेंशन कर रहे हैं वो सारी चीजें आनी चाहिए। और अगर सिनॉप्सिस मेंशन ना भी करें, डायरेक्टली इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट, कंक्लूजन या मेन बॉडी पार्ट में हम एंटर करें तो भी कोई बुराई नहीं है, तो भी बेहतर है। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप किस प्रकार के फॉर्मूले को अडॉप्ट करना चाहते हैं। पर पॉइंट ये है बेटा कि इस प्रकार के किसी भी फॉर्मूले को अडॉप्ट करने के लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है और प्री प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। आज ही उसके लिए कार्य करना होगा। अभी आगे मैं बात करूंगा जब हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तीसरा, टू टेक कमांड ओवर सब्जेक्ट। विषय के अंदर कमांड कैसे आए, विषय के अंतर्गत कमांड का तात्पर्य क्या है। आपको तीर कमान लेकर के खड़े नहीं होना है भाई विषय को लेकर के। आपको सीधे तौर पर यह समझना है कि किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हमने पढ़ लिया है, हमने कंप्लीट कर लिया है, उस सब्जेक्ट में हमारी प्रासति क्या है। क्या ऐसी सिचुएशन है कि मैं अगर किसी भी चीज को रिकॉल करना चाहूं तो मैं आंख बंद करके उसे बहुत आसानी के साथ रिकनेक्ट कर सकूं, इंटर कनेक्ट कर सकूं, इंटर एसोसिएशन बता सकूं, इंटर एसोसिएशन बता सकूं, रेलिवेंट केस लॉज बता सकूं। क्या ये प्रासति है। अगर आपसे पूछ लिया गया फॉर एग्जाम्पल कि आप डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताइए, तो आप डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में क्या क्या चीजें जानते हैं और उसका रिलेशन आप किन किन पर्टिकुलर धाराओं के साथ जानते हैं। आपसे पूछ लिया गया आप कन्फेशन के बारे में बताइए, तो आप जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल के बारे में क्या जानते हैं, आप जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल का रिलेशन सीआरपीसी के रिलेवेंट प्रावधानों के अंतर्गत बताइए, और यहाँ एविडेंस के अंतर्गत और कौन सी धाराएं हैं जो इससे कनेक्ट हो सकती है इसके बारे में बताइए।
तो आपका अगर विषय के अंदर कमांड है, आपको विषय अगर ठीक से अच्छे से आता है, तो आप इन सारे पर्टिकुलर पॉइंटर्स में डायरेक्ट मूव कर सकते हैं और उसका रिलेशन एक दूसरे के साथ सही तरीके से दर्शा सकते हैं। ये दर्शाएगा कि आपको उस विषय में कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है। मेरी बात ध्यान से समझ लेना। अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं केवल संभाषण दे रहा हूं, तो अपना पोर्टल बंद कर देना और मत सुनना। मैं वो फैक्टर कह रहा हूं जो यहाँ पर अनुभव के साथ थोड़ा बहुत मैंने अभिप्राप्त किया है, और उन अनुभवों से मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दे रहा हूं कि भैया ये चीजें समझ लीजिए। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये वक्त मिल पा रहा है और आपको ऐसे टीचर्स मिल पा रहे हैं जो आपको इन सारी चीजों के बारे में अपने मेन एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले आपको बताए जा रहे हैं कि उन पर्टिकुलर गलतियों से, उन मिस्टेक से आप यही सीख लें। वरना एक समय ऐसा भी था कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, सोर्सेज भी नहीं थे और टीचर्स भी नहीं थे। तो ये आपका सौभाग्य है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इन पॉइंटर्स को ठीक से समझ लीजिए, इन सारे पर्टिकुलर बिंदुओं को ठीक से दिमाग में धारित कर लीजिए, चाहे वो प्री का मोड हो और चाहे वो मेंस का मोड हो। फोर्थ, टू टच ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एट रेलिवेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो एक सुसंगत समय में उन पर्टिकुलर सभी पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप कवर अप कर लीजिए। अभी मैंने आपसे कहा ना कि मध्य प्रदेश सिविल जज में इस बार कुछ नए क्वेश्चंस के पूछे जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। नए क्वेश्चन मींस वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई अनयूजुअल प्लेसेस से भी हो सकते हैं और वो प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसा कि डीजीएस में होता है। अब आगे चल करके मैं आपसे अभी यही कहने वाला हूं कि हो सके तो अपनी प्रिपरेशन में जब आप आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन करेंगे तो एचजेएस मध्य प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज के अंतर्गत इन्हीं सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी एक बार देख लेना, उनको भी एक बार देख लेना। मेजरली बहुत डिफिकल्ट पोर्शन वहां पर नहीं पूछा जाता, प्रैक्टिकल पोर्शन जरूर पूछा जाता है। अगर आप एचजीएस के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो आप तो लिमिटेशन लॉ में लिख रहे हैं कि 17 बताइए, 18 बताइए, राइट? तो इस बार पॉसिबिलिटी है कि आपको लिमिटेशन में दे दिया जाए प्रॉब्लम और आपसे पूछा जाए कि आखिर इस सेक्शन का एप्लीकेशन होगा अथवा नहीं। और यकीन मानिए अभी आपके आंसर राइटिंग के क्वेश्चन पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो दूंगा, उन सारे क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन की अवेलेबिलिटी रहेगी। मैं आपको आगे के लिए तैयार करूंगा। तो ये बात मैं पहले कह रहा हूं कि ऐसे ही अपनी स्टडी रखना कि आप उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकें। तो एमपी हायर जुडिशियल सर्विसेज में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जो प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको एक एक बार गो थ्रू कर लेना। पढ़ते से ही आपको समझ आ जाएगा कि ये सिविल जज के लेवल लायक है भी या नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के ही हैं, है ना, तो वो आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड नहीं होंगे। तो यहाँ से हमें बस एक एप्लीकेशन बेस्ड लॉ जो वहां पूछे जा रहे हैं उसको अपने आप को प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? तो आप इतने पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लेकर के नोट मेकिंग का कार्य करिए और ये बहाने देना मत करिए, बंद करिए कि आपके पास टाइम नहीं है। 24 घंटे आपके हैं, 24 आवर्स आपके हैं। 4 घंटे से लेकर के 6 घंटे की प्रॉपर नींद आप ले लीजिए, ठीक से अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और पूरा का पूरा वक्त अपने मेंस एग्जामिनेशन के लिए लगाइए। जजमेंट राइटिंग के अंतर्गत जो भी सर डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में आप प्रैक्टिस करिए। आंसर राइटिंग के अंतर्गत कोई भी 5 सब्जेक्ट आप पिक कर लीजिए, या तो मिक्स फॉर्मेट में या फिर इंडिविजुअली माइनर लॉस के तौर पर, मैंने आपको प्रीवियस सेशन बता दिया, उस रूप में आप चूज करके उनकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए। नेक्स्ट, नाउ मेंस के फेज में आपको किस प्रकार के रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब हम अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट बनाएं तो उसके अंतर्गत हम जो भी पर्टिकुलर पॉइंटर्स, सिनॉप्सिस या फुल लेंथ आंसर लिख रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट सेक्शंस को, उनके इंपॉर्टेंट डिसीजंस को, केस लॉज को, रिसेंट हो या लेटेस्ट हो या फिर लैंडमार्क डिसीजंस हो, उन्हें हम अंडरलाइन करके रखें। प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे कहा कि आप इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट, मेन बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्मेट में आंसर लिखिए। अब इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट इन दोनों के बारे में तो हमें क्लैरिटी है कि कोई भी क्वेश्चन हमने पढ़ा तो हमें पता है कि इसके इंट्रोडक्टरी पोर्शन में हमें क्या लिखना चाहिए, इसके ऑब्जेक्ट को लेकर के हमें क्या लिखना चाहिए। तो इंग्लिश रूल ऑफ लॉ से उसका ओरिजिनेशन है तो वो बताइए, मैक्सिम से उसका ओरिजिनेशन है तो वो बताइए, किसी लैंडमार्क डिसीजन से उसका ओरिजिनेशन है तो वो बताइए, इंग्लिश लॉ इंडियन पर्सपेक्टिव में कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं तो उनको मेंशन करिए, उसकी ऑब्जेक्टिविटी बताइए, आखिरकार इस प्रोविजन को रखा क्यों गया, इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर बताइए। देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन राइट इन द इंट्रोडक्टरी पोर्शन एंड ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोडक्शन से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की सिचुएशन को आप अभी से मेंशन, अभी से प्रिपरेशन करिए। आपके हर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्ट, अगर पॉसिबल हो तो कंक्लूजन भी लिख करके तैयार रखिए ना। ये इस प्रकार से प्रिपेयर करके रखिए कि वो 4 लाइन उस क्वेश्चन में हम वही रखेंगे और उसको जितना परिमार्जित करना है, उसको जितनी विशुद्धता के साथ आपको लिखना है, अभी लिख करके उसमें जितने करेक्शंस करने कर लीजिए। वो स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए कि आई नो मेनी ऑफ द थिंग्स एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, आई विल
ऑल द सेंटेंसेस एंड ऑल द कॉन्सेप्ट विच आई नो, नहीं, इतनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक पर्टिकुलर बुक आपके हैंड में आने से पहले कितनी बार एडिट होती है कभी देख लीजिए, और कभी ऐसी किताबों के बारे में सुन लीजिए जो अपने आप में अथॉरिटेटिव बन चुकी। क्यों बन चुकी हैं? क्योंकि हजारों बार देखी जा चुकी हैं, हजारों बार उनमें एडिशन हो चुका है, हजारों बार उनमें परिमार्जन हो चुका है, इसलिए वो बेस्ट किताब के तौर पर जानी जाती है। तो आपके आंसर राइटिंग में उन क्वेश्चंस का आंसर कोशिश करिए फुल लेंथ में आज लिखकर प्रयास करिए। आज ही उसका इंट्रोडक्शन इतना बेस्ट लिखिए कि यही इंट्रोडक्शन आप वहां लिखने वाले हैं, यही ऑब्जेक्ट आप वहां लिखने वाले हैं। कंक्लूजन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द क्वेश्चन चेंज हो सकता है, उसके लिए मैं कोई स्टैटिकली ये बात नहीं कहूंगा। तो कंक्लूजन चेंज हो सकता है, उपसंहार को आप थोड़ा सा टिल्टेड मोड में रखिए, लेकिन इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्ट को तो आप आज से ही मेंशन कर सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? हर्षिता, आकांक्षा, ग्रीष्मा, लेहा, all other candidates who are listening to me, this thing is clear? अब अगला पॉइंट समझिए, मेंस के नोट्स को प्रिपेयर करने में क्या मददगार होगा? क्लास नोट्स। अगर आपने फाउंडेशन कोर्स कहीं से किया है, जो भी आपके क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, अपने स्टूडेंट्स के बारे में मैं क्लियर हूं, मैं उनको पहले ही बताता हूं कि आपके पास जो यहाँ क्लास नोट्स मिल रहे हैं, दैट इज डायमंड, दैट इज कोहिनूर, राइट? तो क्लास नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल है, इसकी मदद लीजिए। अगर आपने सेल्फ प्रिपरेशन की है, सेल्फ मेड नोट्स आपने बनाए हैं, तो अपने सेल्फ नोट्स का प्रयोग करिए, तो ये होगा आपका रिसोर्स। दूसरा, गो थ्रू विद द PYQs, जो भी टारगेटेड स्टेट है उस स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपने समक्ष रखिए। पहले भी कहा मैंने प्रीवियस सेशन में कि अगर इस बार के मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर थोड़ा बदल कर भी आता है, तो चूंकि प्रीवियसली स्थिति यही रही है कि 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मैं कहता हूं 50% होंगे, लेकिन 50% थोड़ा बहुत अदर भी आ सकते हैं, तो एटलीस्ट वो 50% तो रिपीट होंगे ना, ये 70% तो रिपीट होंगे ना। तो पहले हम उन्हीं को प्रिपेयर कर लें, आप सेफ साइड में चलिए, पहले आप उन्हीं को प्रिपेयर कर लीजिए। तो एटलीस्ट अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार पॉसिबिलिटी क्या बनती है। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में एक बात और कही, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, एनालिसिस करिए। एनालिसिस इस बात का करिए, जैसे कि जजमेंट राइटिंग में मैंने आपसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो चार्ज फ्रेमिंग में आ चुके हैं, वो अब उन पर क्रिमिनल में जजमेंट लिखने के लिए आ जाता है। जो क्रिमिनल में जजमेंट लिखने के लिए आ चुके हैं प्रॉब्लम्स, उनमें चार्ज फ्रेमिंग करने के लिए आ जाता है, मींस वाइस वर्सा। जो इश्यू फ्रेम करने के लिए आ चुके हैं, उनमें सिविल का जजमेंट लिखने के लिए आ जाता है। जो सिविल जजमेंट लिखने के लिए आए हैं, वो इश्यू फ्रेम करने के लिए आ जाते हैं। आप एक आइडिया भी तो लगाइए कि प्रीवियस ईयर में ये चीजें आई थी, तो इस साल क्या आ सकता है। अगर 2 साल पहले चोरी पर कोई बात लिखने के लिए आई, तो इस साल क्या आ सकता है। तो ये आपकी एनालिटिकल स्टडी होनी चाहिए, आप थोड़ा इस ओर भी उन्मुख होइए। दूसरा फैक्ट, जो क्वेश्चन पेपर लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 3 और लैंग्वेज सेक्शन को थोड़ा सा हम रिमूव कर दें, केवल लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 3 की बात करें, तो लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 3 के अंतर्गत आप देखिए कि जो क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, उनमें से कौन सा क्वेश्चन इस साल रिपीट होने की सिचुएशन में है। आप पाएंगे कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर 2 साल में या 1 साल में रिपीट हो गया है। तो इस साल भी आप इस प्रकार का एक एंटीसिपेशन अपना ड्रॉ करिए कि आखिरकार इस साल आने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, उन्हीं पर्टिकुलर बेरक्स के अंतर्गत जब आप रीडिंग लगाते हैं, जब आप पढ़ते हैं, तो आपका भी एक सिक्स्थ सेंस होगा, आपका भी अपना एक एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, जो ये पढ़ते वक्त दर्शाता होगा कि इस साल इन पर्टिकुलर अनटच्ड एरियाज से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ले लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अभी जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो उसमें आपने देखा कि अब उसका दायरा बहुत सीमित हो चुका है, 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन आपका सिटीजनशिप से यानी फर्स्ट पार्ट से पूछा गया, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके कहां से आए, सेकंड पार्ट से आए। ऐसे ही हुआ, और बहुत हद तक कुछ लोगों ने, इवन हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने ये बात कही थी कि सर इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिस प्रकार से टर्बुलेंट सिचुएशन चल रही है, कि संभवतः कुछ ऐसी स्थिति हो कि 1 to 51A में कम क्वेश्चन आ जाए और सेकंड पार्ट से ज्यादा आ जाए, और हम प्रिपेयर्ड पहले ही पार्ट के लिए ज्यादा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अब तक कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पहले तो वो आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे ही वो आइडेंटिफाई हो जाए, तो अब ये देख लीजिए कि फर्स्ट पार्ट में तो अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। मान लेते हैं 1 क्वेश्चन बनेगा, 2 ही क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है, या 3 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है, मतलब 8 नंबर को 4 नंबर में डिवाइड कर दीजिए, तो मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि सेकंड पार्ट से अब कौन सा पोर्शन होगा जहां से मेंस का क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है।
तो थोड़ा सा एनालिटिकल स्टडी करने की कोशिश करिए। आप प्रिपरेशन के दौर में हैं, आपको ये सब करना पड़ेगा। फाइंड आउट अनटच्ड एरिया, इसके बारे में मैंने आपसे बात कर ली, दैट माइट ऑल्सो कम। प्रिपेयर नोट्स ऑन दीज एज वेल, मीन्स जो अनटच्ड एरिया है वहां से भी कुछ कुछ नोट्स हमारे प्रिपेयर्ड होने चाहिए जो लगे कि आ सकता है। एचजीएस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश के हायर जुडिशियल सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, ये सारी अवेलेबिलिटी आपके हाई कोर्ट की वेबसाइट में है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट ओपन करिए, रिक्रूटमेंट रिजल्ट सेक्शन में जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक लिंक है, क्लिक करिए, वहां पर आपको सिविल जज और एचजीएस दोनों के मेंस के क्वेश्चन पेपर का पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा। तो वहां से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए और देखिए कौन सा लॉ पेपर 1 एंड 3, और देखिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पूछी जा चुकी हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी रही है। मैं तो कहूंगा कि उनके लैंग्वेज सेक्शन को भी एक बार देखना, जो उनके आर्टिकल राइटिंग रिसेंट अभी शायद पूछे जाएंगे या पूछे जाएंगे या जा चुके होंगे, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि 3 दिसंबर को प्री का एग्जाम हुआ था उनका, तो मेंस होने वाला होगा या हो गया होगा, जैसा भी हो। चलिए फर्दर, लिखना क्या है और लिखने के पहले क्या मध्य प्रदेश सिविल जज में याद रखना, प्रोविजंस याद रखना या रट्टाफिकेशन का मेथड अप्लाई करता है? तो यहाँ पर मेरा व्यू थोड़ा 50-50 है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश सिविल जज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का जो रोल है बहुत हद तक डायरेक्ट प्रोविजन बेस्ड है। अब चूंकि डायरेक्ट प्रोविजन बेस्ड है बहुत हद तक, मैं सारे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर लिखने में हमें उन रिलेवेंट प्रोविजंस को लिखना होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब प्रश्न ये है कि सर एज इट इज डायरेक्ट का प्रोविजन लिखना है, तो भाई आपके कॉम्पिटिटर्स अच्छे खासे धुरंधर हैं, अच्छा खासा पढ़ते हैं, ना केवल अच्छा खासा पढ़ते हैं मीन्स कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रखते हैं, बल्कि याद भी रखते हैं। तो मैं अब आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहली चीज कॉमन रूल ये है कि आप ये मत समझिए कि आपको कोई प्रोविजन एज इट इज याद नहीं है तो आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होगा। यहाँ ऑफलाइन में आप आइए, आप से कुछ लोगों ने देखे भी होंगे, ऐसे कई क्वेश्चन आपको आंसर राइटिंग की जो लोगों के सिलेक्टेड लोगों की कॉपीज हैं आरटीआई के माध्यम से निकलवाई हुई, वो आप यहाँ आकर के देख सकते हैं, देखिए उनको, आपको समझ आ जाएगा। आपको मिलेगा कि ऐसे कई पर्सन हैं जो उस पर्टिकुलर बेयर एक्ट के प्रोविजन को एज इट इज नहीं लिखे हैं, सिर्फ उसका इसेंशियल मेंशन किए हैं, लेकिन नंबर ठीक मिले हैं, अच्छे मिले हैं, एवरेज मार्किंग हुई है। तो आप ये बात समझिएगा कि लॉ सेक्शन में जो भी क्वेश्चन का आंसर आप पुटअप कर रहे हैं, मेंशन, आप में से कुछ लोग होंगे भी जो प्रीवियसली मेंस लिख चुके होंगे, उन्हें इस बात का आइडिया होगा, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में आप रेलेवेंट प्रोविजन को मेंशन करिए, सही सेक्शन का नंबर लिखिए, सही सेक्शन का नाम लिखिए, मार्जिनल हेड सही लिखिए और प्रोविजन का सेंस सही लिखिए, उसका इसेंशियल सही लिखिए, नंबर मिलेंगे। एज इट इज लिखिए, इसके लिए कोई मैंडेटरी क्लॉज नहीं है कि अगर हाँ कुछ छोटे प्रोविजंस जो हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है बहुत लेंदी नहीं है, तो उन छोटे प्रोविजंस की जो डेफिनेशन, जैसे डेफिनेशन प्रोविजन है, उसमें क्या ही बदल दोगे। पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत कोई बात आपसे पूछी गई, आपसे कहा गया डिग्री डिफाइन करिए, आपसे कहा गया आप सूट को डिफाइन करिए, आपसे कहा गया कि आप कोई भी ऐसा शब्द जो डेफिनेशन सेक्शन में डिफाइंड, एविडेंस डिफाइन करिए, डॉक्यूमेंट डिफाइन करिए। अब इन शब्दों की जो मीनिंग या इनकी जो परिभाषा उस पर्टिकुलर बैरेक्ट में लिखी गई है बहुत सिंपल, बहुत सॉलिड है, केवल 3 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन की डेफिनेशन है। तो इन पर्टिकुलर डेफिनेशंस को एज इट इज लिखने का प्रयास करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? एटलीस्ट पारिभाषिक शब्दावलियां हमारी एज इट इज उस रूप में लिखी जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? अब अगला पॉइंट कि क्या हमें हर पर्टिकुलर प्रोविजन एज इट इज ही याद रहे? नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्या याद रहे? तो मैं कहूंगा स्ट्रक्चर याद रहे। क्या स्ट्रक्चर याद रहे? फॉर एग्जाम्पल यहां समझ लीजिए, स्ट्रक्चर की बात जहां हम करते हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को देख लें। अब इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 91 के अंतर्गत पहले तो एक पैरा है, सबसे पहले एक पैरा है, फिर 2 एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन 1 एंड 2, फिर 3 एक्सप्लेनेशंस हैं। तो ये क्या हुआ? ये इसका ढांचा हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। मीन्स आप जब इस पर्टिकुलर सेक्शन पर पूछे गए मेंस के क्वेश्चन का आंसर पुटअप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप सिर्फ फर्स्ट पैरा लिख करके आपका काम खत्म नहीं होगा, आपको याद रखना होगा कि इसमें और भी चीजें जुड़ी हुई हैं। 2 एक्सेप्शंस भी हैं, 3 एक्सप्लेनेशंस भी हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस भी हैं, तो सारे इलस्ट्रेशन तो नहीं, कम से कम एक इलस्ट्रेशन तो आप एक्सप्लेन करने के लिए लिख ही सकते हैं।
तो आपको ये एक पॉइंटर याद रहे कि उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कितने सबसेक्शन हैं, उस सेक्शन में कितने क्लॉजेज हैं, उसमें कितने एक्सेप्शन है, कितने प्रोविजोस, कितने एक्सप्लेनेशंस हैं। अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो ये हमें ये स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, तो रट्टाफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। समझ हमारी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, सेक्शन सही सही याद होना चाहिए, केस का नाम सही सही याद होना चाहिए। साइटेशन नहीं भी है कोई बात नहीं है, परेशानी कोई बात नहीं होगी, तब भी आप केस का नाम मेंशन करिए, क्या हेड किया गया ये मेंशन करिए, साइटेशन गलत मेंशन मत करिए, है ना। ये कुछ छोटी बातें हैं। नेक्स्ट, लिखना क्या है, रेलेवेंट इररेलेवेंट मेंशन क्या करना है। अब इसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी से ये होनी चाहिए कि आपके पास एक प्रॉपर नोटबुक हो या A4 साइज के ऐसी प्रैक्टिस शीट्स हो। उन प्रैक्टिस शीट्स के अंतर्गत आप डेली, मैंने प्रीवियस सेशन में भी कहा था, डेली कम से कम 6 से 8 घंटे लिखने का प्रयास करें। अब एक साथ तो 6 से 8 घंटे आप बैठ नहीं सकेंगे, तो कम से कम यही हैबिट अपना लीजिए कि आप डेली 1-1 घंटे इंक्रीज कर सकें, या पर वीक आप 2-2 घंटे इंक्रीज कर सकें। तो पहले आप 2 घंटे लिखना प्रारंभ करिए, फिर आप 3 घंटे लिखना प्रारंभ करिए, और 3 घंटे को कंटिन्यू करिए पूरे 1 वीक, और 3 घंटे 1 वीक कंप्लीट करने के बाद आप 4 घंटे में कन्वर्ट हुई, फिर 4 से सीधा 6 में कन्वर्ट हुई, 6 से सीधा 8 में कन्वर्ट हुई। तो अपनी सिटिंग जो बनाइए कुछ इस प्रकार से बनाइए कि आप एक सिटिंग में 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 घंटे लिख सकें। लिखना प्रारंभ करिए। आंसर राइटिंग इस प्रकार से, जैसा मैंने आपसे कहा, जिससे आप अपने नोट्स बना रहे हैं, और यही मानकर चलिए कि आप अपने नोट्स अगर इस तरह से एक बार प्रिपेयर कर लेंगे तो यही नोट्स आपको अगली बार सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। नेक्स्ट, बी प्रिसाइज एंड कंसाइज एंड टू द पॉइंट। अभी जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तब, और एट द टाइम जब आप मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा करेंगे तब, इन दोनों स्थितियों में आपको प्रिसाइजली ही आंसर करना है, टू द पॉइंट ही आंसर करना है, कंसाइज फॉर्मेट में ही आंसर करना है, और कंसाइज का मतलब है टू द रेलेवेंट पॉइंट में ही लिखना है। जो पूछा जा रहा है उसके संदर्भ में आंसर करिए, सेंटर्ड पॉइंट में वो चीजें आप मेंशन करिए। तो इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन के फॉर्मेट में सेंटर्ड आंसर आना चाहिए कि ये रहा इसका आंसर। और उसके अलावा जो सारी बातें हम लोगों ने की हैं पहले प्रीवियस सेशन में, कि पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, पैरा वाइज लिख सकते हैं, सिंपल डायग्राम बना सकते हैं, ये सारी बातें नीचे लिखी हुई हैं। तो कैन गो अभी के लिए टॉपिक वाइज टू स्टार्ट विद देयर आंसर राइटिंग। अभी आपको लगेगा कि सर पूरा का पूरा बैरक लेकर के बैठूंगा या बैठूंगी तो ये थोड़ा सा बोर्डम क्रिएट करेगा या बोरिंग क्रिएट करेगा, तो बेहतर है किसी भी पर्टिकुलर विषय में, सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज एंटर करना शुरू करो। कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लीजिए। आप एविडेंस पढ़ रहे हैं तो आप कन्फेशन और एडमिशन का टॉपिक ले लीजिए, 17 टू सीधा 31 तक के पूरा टॉपिक ले लीजिए। उसके अंतर्गत कितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए होंगे? 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। प्रैक्टिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चन निकाल लीजिए और देख लीजिए कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, बनाए गए हैं। तो आप टॉपिक वाइज एंटर करना शुरू करिए, टॉपिक वाइज चीजों को फिनिश करना शुरू करिए, तो अल्टीमेटली ये अपने आप श्रिंक हो जाएगा और बहुत जल्द आप उसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर लेंगे। Add all relevant provisions at one place. Add all recent case laws or landmark decisions at that place. तो 2 बातें मैंने और लिखी हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोविजन का अंतर संबंध किन्हीं और पर्टिकुलर प्रोविजन से भी है तो आपके आंसर राइटिंग में ये दिखना चाहिए। आप कंट्राडिक्शन ऑफ द स्टेटमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, आप विटनेसेस के स्टेटमेंट के कॉन्ट्राडिक्ट करने के बारे में बता रहे हैं, तो आप 145 लिखेंगे, आप 155 लिखेंगे, आप 161, 162 सीआरपीसी के बारे में बताएंगे, तो आपको ये अंतर संबंध दर्शाना होगा और बताना होगा। मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जब हम इंटर एसोसिएटेड प्रोविजन के बारे में लिखें तो हम ये कोशिश करें, अब हो ना हो बात का फैक्टर है, हम कोशिश ये करें कि हम जो भी इंटर कनेक्शन या इंटर लीनियज बता रहे हैं वो दिखना भी चाहिए। सिर्फ इतना नहीं हो कि आपने ऊपर एक प्रोविजन बता दिया 145 का, नीचे आपने बता दिया 161, 162 का, और आपने ये कॉग्निजेंस ले लिया कि जज साहब को इसके बारे में आइडिया है या एग्जामिनर को इसके बारे में आइडिया है। नहीं, आप बताइए कि सीआरपीसी का 161, 145 एविडेंस से कैसे रिलेट कर रहा है, इलस्ट्रेशन देके बताइए या उसी को एक्सप्लेन करिए। तो आपको जो भी इंटर कनेक्शंस बताने हैं या उसका अंतर संबंध दर्शाना है तो आपको ये बताना है कि उसके साथ कैसे रिलेट करता है। ये बात समझ में आ रही है? आप एक्स्ट्रा जुडिशियल और जुडिशियल कन्फेशन के बारे में लिख रहे हैं तो आप सेक्शन 24, 29, 164 सीआरपीसी लिखेंगे। तो 164 जो सीआरपीसी होगी जुडिशियल कन्फेशन के बारे में बता रही है। अब जुडिशियल कन्फेशन कैसे होगा, क्या उसके मापदंड होंगे, क्या उसके स्टैंडर्ड्स होंगे, वार्निंग देनी होगी, वार्निंग नहीं देनी होगी, वार्निंग देगा तो क्या स्थिति होगी, नहीं दिया तब क्या ऐसे कन्फेशन का रिलेवेंसी होगी, ये सारी बातें आपको वहां पर मिला जुला के लिखनी होगी।
24, 29, 164 के त्रिकोणीय श्रृंखला में। ये बात समझ आ रही है? वीडियो गॉट स्टक। अभी ठीक है? अभी सुन पा रहे हो या अभी भी स्टक ही है? अभी ठीक है बेटा? लेहा, मुस्कान, अभी क्लियर है? प्लीज टेल मी। ग्रेट, चलिए, तो आपको ये पॉइंटर ध्यान रखना है। तो जैसे ही मैंने आपसे कहा एड ऑल रेलेवेंट प्रोविजन एट वन प्लेस, रिसेंट केस लॉज एट वन प्लेस, तो ये इसे समझने के लिए क्या करना है, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देके बता देता हूँ। इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द प्रोविजंस कैसे? कुछ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल, आप जब, अब यहां पर दो बातें आप समझ लीजिए, एक इंटरकनेक्शन समझ लीजिए और दूसरा कमांड ओवर द सब्जेक्ट भी समझ लीजिए। तनिषा, आप ग्रुप में एडेड नहीं है, अपनी आईडी आप प्रोवाइड करा दीजिएगा राहुल सर को, तो आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। अब एक शब्द लेते हैं, डॉक्यूमेंट। आप सब्जेक्ट में कमांड की बात कर रहे हैं इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। एक शब्द लेते हैं, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट शब्द आपके एविडेंस एक्ट के अंतर्गत डिफाइंड है। डिफाइंड है या नहीं? डिफाइंड। कौन सी सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 3 में डिफाइंड है, वही डिफाइंड है। थोड़ा और कनेक्शन लेते हैं। मान लीजिए डॉक्यूमेंट शब्द के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा ही गया है, तो जब आप डॉक्यूमेंट शब्द के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो आप सेक्शन 29 आईपीसी की भी बात कर सकते हैं, वहां पर भी डॉक्यूमेंट की परिभाषा सेम परिभाषा। जनरल क्लॉज एक्ट में चले जाइए, वहां पर भी आपको डेफिनेशन मिलेगी। तो यहाँ पर आप आईपीसी की उस रिलेवेंट सेक्शन को भी मेंशन कर दीजिए कि धारा 29 यही है, देख लेना एक बार, क्रॉस चेक कर लेना। 29। अब वापस आइए एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। अब और इसका हम कहाँ उपयोग देख सकते हैं, तो आप सेक्शन 3 के अंतर्गत एविडेंस की डेफिनेशन में भी देख सकते हैं। दैट इज गिविंग अ काइंड ऑफ डेफिनेशन, but it is providing the tool to prove any other fact in form of oral or documentary। यही लिखा है, documentary is including electronic record। क्लियर? अब अगला इसका रिलेशन देखिए। अब अगला रिलेशन आपको मिलेगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करना है तो आप सेक्शन नंबर 22 में मूव करेंगे। वहां पर आपको दो एक्सेप्शन मिलेंगे। उन दो अपवादों में अगर आपका मैटर फॉल करता है तो आप उसके डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए ओरल टेस्टिमनी दे सकते हैं, ओरल एविडेंस दे सकते हैं। अब अगला कनेक्शन, अगला कनेक्शन आप थोड़ा सा और आगे मूव कर जाइए, तो आप ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रूव करने, अब डॉक्यूमेंट शब्द का जो मीनिंग है यहाँ पर तो क्लियर हो गया। अब डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हम इसमें कुछ और भी रिलेटेड चीजों को जोड़ दें, जैसे साइन ऑफ द पर्सन या सिग्नेचर ऑफ द पर्सन और हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन, तो क्या होगा, है तो डॉक्यूमेंट ही ना। तो उसको हम आगे थोड़ा रिलेट कर लेते हैं कि इसे प्रूफ करना है तो हम एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को कॉल कर सकते हैं, तो आप 45 का उपयोग यहाँ कर सकते हैं। हैंड राइटिंग प्रूफ करना है तो आप 47 का प्रयोग कर सकते हैं। कहा जा रहा है एक्वेंटेड पर्सन के टेस्टिमनी आप दे दीजिए। एक्वेंटेड पर्सन कौन है उसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, तो 47 का प्रयोग आप यहाँ पर देख लीजिए। देन थोड़ा और आगे मूव करते हैं कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। आप या तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे या आप सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे, और ये बात कहाँ लिखी है, 61 में लिखी है। तो अगला कनेक्शन आपको 61 में मिलता है। क्लियर? थोड़ा और आगे मूव करिए। अब प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगा, ये 62 में परिभाषित है, और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगा, ये 63 में डिफाइंड है। क्लियर? अब अपने से ही क्वेश्चन करिए कि आखिरकार सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने के लिए कौन एंटाइटल्ड है, क्योंकि जब तक आप एंटाइटल्ड नहीं होंगे तब तक आप सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एड्यूस नहीं कर सकते। तो आप 65 में मूव कर जाइए, धारा 65 में मूव कर जाइए। अब 65 का क्लॉज नंबर ए कह रहा है कि आप सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे पाएंगे जब आप इनमें से किसी भी क्लॉज में फॉल करते हैं, लेकिन आप पहले पार्टीज को नोटिस दीजिए। तो 66 पढ़ लीजिए। 66 के अंतर्गत एक प्रोविजो एडेड है जिसमें 6 क्लासिफिकेशन जो कह रहा है कि इन सर्कमस्टांसेस में आपको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो आगे आप मूव कर जाइए अब, और कहा 67 में, यहां पर व्यक्ति के डॉक्यूमेंट के अंतर्गत उसके साइन, उसके हैंड राइटिंग प्रूफ करनी है, तो उस व्यक्ति को प्रमाणित करनी है, द पर्सन हु इज सॉट टू प्रूफ। देन
68 में आ जाइए। 68 में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनका एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड है, अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट के संदर्भ में प्रमाणित करने के लिए कहा गया कि एक अटेस्टिंग विटनेस को कॉल करो। अब उस अटेस्टिंग विटनेस को पाया ही नहीं जा सकता तो आप थोड़ा और आगे आ जाते हैं, तो आप 69 की बात करते हैं। कंपैरिजन कर सकते हैं, आप 73 में आ सकते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट में आप मूव करते हैं तो 74 में आ जाते हैं। 74 के अंतर्गत जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट इसकी सर्टिफाइड कॉपी आप दे सकते हैं, 76 बता रहा है। सर्टिफाइड कॉपी कैसे प्रिपेयर होगी, 76 बता रहा है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट के जो भी कंटेंट है वो अपने आप में जेन्युइन है, 79 बता रहा है। अब डॉक्यूमेंट के बारे में प्रिजम्पशन कैसे होगा, तो 79 टू 90 ए के प्रोविजंस बताते हैं कि किसी भी ऐसे दस्तावेज के बारे में जो प्रिजम्पशन है वो किस रूप में होना चाहिए। शैल प्रिजम्पशन होना चाहिए, मे प्रिजम्पशन होना चाहिए, और इस शैल में प्रिजम्पशन के अंतर्गत हम कौन सी चीजों को माने। तो 79 से लेकर के 98 तक के प्रोविजंस आप यहाँ पढ़ते हैं। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 91 से 99 के प्रोविजंस। तो 91 एंड 92 इन दोनों के अंतर्गत आप पाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसके लिए एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस होगा, मींस दस्तावेज इटसेल्फ, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बी प्रोड्यूस्ड टू प्रूव द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इनके कुछ प्रोविजोज, इनके कुछ एक्सेप्शंस भी इन्हीं धाराओं में लिखे हुए हैं। 91 92 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं, दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं और एक दूसरे के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस पॉइंट पर है, मोहन थडानी का जजमेंट आप पढ़ लीजिए। तो 91 92 आप यहाँ पर देख लीजिए। 93 से लेकर के 98 तक के प्रोविजंस में आप सीधे तौर पर कह दीजिए कि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो दस्तावेजों का निर्वचन कैसा होना चाहिए, 93 से 98 के बीच में देख लीजिए। पेटेंट एंड लेटेंट काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी, क्लियर। थोड़ा सा और आगे जाना हो कि हमें डॉक्यूमेंट्स को और कहां रिलेट करना है, तो हम 144 रेड टुगेदर विद 91 92 कर सकते हैं, और रिलेट करना हो तो 145 में मूव कर सकते हैं कंट्रडिक्शन के लिए। तो इतनी सारी प्रोविजंस एक शब्द को पिक करने पर निकलती हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने पिक किया और वहां से हम अलग अलग धाराओं में, अलग अलग सेक्शंस में मूव करना शुरू कर दिया। तो जब सब्जेक्ट में कमांड होगा, जब विषय ठीक से आपको आएगा, तो इस प्रकार से आप मूव कर सकते हैं। और ऐसा किसी भी विषय में हो सकता है। मैंने, आप YouTube के सेशंस देख लीजिए, मैंने आपको ऐसे कई सेशन मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें मेरी अभिरुचि है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दर्शाता है कि आपका जो नॉलेज है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो रहा है। ये दर्शाता है कि आप ऐसे विषयों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके बता सकते हैं। ये दर्शाता है कि आपको उस विषय के अंतर्गत कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ठीक से है। तो जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाए, अब यहाँ पर इसको मत लिख देना कि कोई डॉक्यूमेंट शब्द आया तो आप इतने सारे प्रोविजन में मूव करें। ये सिर्फ मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन दिया है। देन नो इश्यूज, अगर आप जुड़ चुके हैं तो कोई बात नहीं दर्शा। तो मेरा कहना यह है कि ऐसे किसी भी पर्टिकुलर मेंस के क्वेश्चन का आंसर जब आप लिख रहे हैं तो और उनका इंटर कनेक्शन या इंटर लिंकेज हमें एक प्रकार से इंटर एसोसिएटेड या इंटर एसोसिएटेड, है ना, थ्रू द एनी स्टैट्यूटरी लॉज। तो या तो वो अलग अलग कानूनों के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों में, या फिर एक ही पर्टिकुलर कानून या विधि के प्रावधानों के अंतर्गत उसका कोई लिंकेज है, तो उसे हम वहां पर मेंशन जरूर करें, उसे हम वहां पर बतलाएं जरूर। ठीक है, आप एकम्पलिस के बारे में लिख रहे हैं तो आप 133 लिख करके भाग नहीं सकते। आपको 133 रेड टुगेदर विद 114 इलस्ट्रेशन भी मेंशन करना होगा, आपको भुवनी साहू बताना होगा, आपको दगड़ू महाराष्ट्र बताना होगा। एटलीस्ट जब आप इस प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे और लास्ट में सेटल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ पोजीशन बताएंगे, तब जाकर के आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो सिर्फ 133 की लैंग्वेज, 114 इलस्ट्रेशन बी की लैंग्वेज लिख देने मात्र से आपको 8 नंबर नहीं मिलने वाले, ये बात समझिएगा। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कई लोगों को है, प्रेजेंटेशन कम लोगों को है, इसलिए इस पर काम हमें आज करना है। क्लियर। और लास्ट बेटा ये बात जरूर ध्यान रखिए, मैंने इसे अभी कहा भी है और आपके लिए यहाँ पर मैंने इसे सेपरेट कलर में मेंशन भी कर दिया है कि मेंस इज ऑल अबाउट रिगरस प्रैक्टिस, दैट टू 6 to 8 hours कंटिन्यूअस रिगरस प्रैक्टिस एंड मल्टीपल रिवीजन इज मस्ट। आप लिख लिए तो पढ़िए, आप पढ़ लिए तो लिखिए, दो ही कार्य हैं। एक टारगेट दे दीजिए कि मुझे दिन का एक जजमेंट लिखना है, चाहे सिविल का या क्रिमिनल का, तो आपकी एक प्रैक्टिस उधर हो रही है। और दूसरा टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आंख बंद करिए, क्वेश्चन लीजिए, पढ़ लिया आपने, लिखिए, नहीं पढ़ा है देख कर लिखिए, आंसर ही प्रिपेयर करिए। मान लीजिए आप प्रिपेयर ही कर रहे हैं, आपको नहीं आता है, आप देख देख करके रेफरेंस के मटेरियल के सारे प्रयोग करते हुए, इन्फॉर्मेशन लेते हुए आप अपना एक बेस्ट आंसर प्रिपेयर कर लीजिए कि अगर रियल एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आता है तो मैं उसका ये आंसर फ्रेम करने वाला हूं या करने वाली। इज दैट क्लियर। अब ये कुछ सैंपल फॉर्मेट में मैंने आपके समक्ष कुछ क्वेश्चन रखे हैं।
पहला क्वेश्चन ये है कि इज द सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B सबसेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज मैंडेटरी फॉर रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब मैं आपको बताता चलूं कि धारा 65A और 65B ये दोनों प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए इसमें शायद एक बार क्वेश्चन आ चुका है, दैट टू ऑन 65 कैपिटल B। इस पर एक क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, और जिस ईयर में आया था उस ईयर बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी हुई थी इसके वर्बैटम को देखते हुए इसको लिख पाना। 5 सबसेक्शंस इसमें एडेड हैं 65 कैपिटल B के अंतर्गत, 5 एक्सेप्शन है। इसके पहले के प्रावधानों में, मतलब बिफोर 65A, हम जो रेलेवेंट प्रोविजंस पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत एक इन जनरल क्वेश्चन आपसे बनता है कि भाई डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूफ करना है तो आप किन किन सेक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं, किन किन धाराओं का प्रयोग कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की हैंड राइटिंग प्रूफ करनी है तो किन किन सेक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं, किन किन मोड से आप उसे प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको एक एक्यूमुलेटेड प्रोविजन लिखना है कि किन किन धाराओं का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति की हैंड राइटिंग प्रूफ की जा सकती है। ये बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से 65A कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट को प्रूफ करना है तो जाइए 65 कैपिटल B से बात करिए। अब 65 कैपिटल B के अंतर्गत 5 पर्टिकुलर सबसेक्शंस हैं। पहला सबसेक्शन, दूसरा सबसेक्शन। पहला सबसेक्शन जो ये लिख रहा है कि यहाँ पर कंप्यूटर आउटपुट जो भी है, चाहे वो पेपर में हो, स्टोरेज में हो, डिवाइसेस में हो, किसी भी ऐसे फॉर्मेट में हो, उसे हम आमतौर पर सही इंफॉर्मेशन मानेंगे, प्राइमरी काइंड ऑफ एविडेंस के तौर पर ट्रीट करेंगे। लेकिन प्राइमरी एविडेंस के तौर पर ट्रीट करने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा इन फॉर्म ऑफ एन एविडेंस। तो कहा जाइए सबसेक्शन 2 से बात करिए। सबसेक्शन 2 में आपको कुछ क्लॉजेस मिल रहे हैं, कुछ खंड मिल रहे हैं। उन खंडों के अंतर्गत आपसे कहा जा रहा है कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उसमें फेड की गई है, भरी गई है, ली गई है, ट्रांसमिट की गई है या प्रोसेस में रखी गई है, क्या वो रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में की जा रही थी? क्या वो उसी पर्सन के द्वारा की गई जिसका उस पर्टिकुलर कंप्यूटर रिसोर्स में लॉफुल कंट्रोल था, या कोई भी व्यक्ति उसे एक्सेस कर सकता था? अगर कंप्यूटर नेटवर्क किसी भी रूप में या कंप्यूटर सर्वर किसी रूप में खराब था, एरर थी, इरेगुलरिटी थी, तो क्या इसका प्रभाव जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है उस पर हुआ है? अगर कोई प्रभाव नहीं हुआ है तो चलेगा, और अगर प्रभाव हुआ है तो नहीं चलेगा। आगे चल करके जब आप सबसेक्शन 3 में आते हैं तो कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि एक ही कंप्यूटर सिस्टम से कार्य हुआ हो, कई कंप्यूटर सिस्टम का नेटवर्क हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या इसे सिंगल कंप्यूटर के तौर पर ट्रीट करेंगे? कह रहा है हाँ करेंगे। अगले सबसेक्शन नंबर 4 में जब आप आते हैं तो सबसेक्शन 4 कह रहा है कि ऐसे किसी भी इंफॉर्मेशन को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट को प्रूफ करने के लिए क्या आप उस पर्टिकुलर पार्टी से सर्टिफिकेट की डिमांड करेंगे कि दिस इज ट्रू, दिस इज ओरिजिनल, दिस इज जेन्युइन, दिस इज प्राइमरी? तो इसके संदर्भ में कुछ डिसीजंस हैं। अनवर पीवी सरकार के आप जजमेंट पढ़ेंगे, है ना, इसमें आप 2014 का जजमेंट है, इसमें इसके बाद आप शफी मोहम्मद का जजमेंट पढ़ेंगे, 2018 का जजमेंट है, इसके बाद आप अर्जुन पंडित का जजमेंट पढ़ेंगे जो कि 2020 का जजमेंट है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर इन डिसीजंस या इन जजमेंट्स को लिखे बगैर कंप्लीट होगा ही नहीं। अब मेरी बात को आप कनेक्ट करिए कि इस सिचुएशन में is the certificate under section 65B4 Indian contract is mandatory for reception of electronic evidence or not? तो आप आंसर की शुरुआत करेंगे यस या नो से, हाँ या ना से। इसके बाद अब आप अपनी रीजनिंग्स देना शुरू करेंगे कि 60 रीजनिंग कैसे शुरू होगी? रीजनिंग शुरू होगी सेक्शन से। तो 65B क्लॉज नंबर 4 यानी सबसेक्शन नंबर 4 आप लिखेंगे, और सबसेक्शन 4 लिखने के बाद आप आएंगे जुडिशियल डिसीजंस पर, जिसके माध्यम से इसका इंटरप्रिटेशन निकलता है। क्यों? क्योंकि अनवर पीवी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दिस इज मैंडेटरी, सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, प्रोविजन लिख रहा है सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। शफी मोहम्मद का केस आता है और डिवीजन पीवी अनवर पीवी का जो जजमेंट है 3 जज की बेंच ने डिसाइड किया है, और बाद में शफी मोहम्मद का जजमेंट 2 जज की बेंच ने, और शफी मोहम्मद में कह दिया गया अगर कोर्ट यहाँ पर उचित समझे तो इस प्रकार के सर्टिफिकेट को डिस्पेंस कर सकती है। उसके बाद अर्जुन पंडित का डिसीजन 2020 में आता है, और इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि शफी मोहम्मद में जो कुछ भी डिसीजन आया था वह एप्लीकेबल नहीं होगा, उसे हम ओवररूल करते हैं, और अनवर पीवी के जजमेंट में जो कुछ चीजें आई थी उसे हम फिर से रीअफर्म करते हैं। तो सेटल्ड पोजीशन कैसे आ रही है? थ्रू द जुडिशियल डिसीजन आ रही है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब आप आंसर लिखेंगे तो न केवल लीगल प्रोविजन बल्कि आप अपने यस या नो के साथ उसका सपोर्ट करने में इन डिसीजंस को भी लिखेंगे, और इन डिसीजंस को लिखे बगैर कंप्लीट नहीं होगा। अब यहाँ पर आप कहें कि सर साइटेशन भूल गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप कहें कि सर केस का नाम भूल गया, नहीं चलेगा।
याद रहना चाहिए, एज इट इज याद रहना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस को समझना है। फिर होस्टाइल विटनेस क्या है, कैसे एक्सरसाइज करोगे इनके द्वारा दिए हुए एविडेंस को, और क्या ये रिलायबल होंगे, 3 क्वेश्चन है। तो होस्टाइल विटनेस क्या है, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्ट बताइए। इंग्लिश रूल ऑफ लॉ से आप शुरू होइए कि इंग्लिश रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत होस्टाइल विटनेस के द्वारा दिया हुआ जो टेस्टिमनी है उसकी क्या रेलेवेंसी है, उसकी क्या एडमिसिबिलिटी है, भारत में उसकी क्या प्रासति है, और भारत में जो प्रासति है उसके अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ये कहाँ मेंशन्ड है, और उसका क्या परिणाम है। अब होस्टाइल विटनेस के बारे में लिखने से पहले आप बताइए कि होस्टाइल पर्सन है कौन, अनफेवर्ड विटनेस है कौन, एडवर्स विटनेस है कौन, और उसके बाद आप आइए 154 में। इतना बताने के बाद 154 एज इट इज लिखिए जैसा वहां पर मेंशन है, या उसका सेंस लिखिए, उसका एसेंशियल लिखिए। और इतना लिखने के बाद फिर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आइए कि उसके द्वारा दिए एविडेंस को एक्सरसाइज कैसे करोगे, कैसे एक्सरसाइज करोगे, क्या उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाओगे या नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन अगर करना भी है तो इसकी कुछ शर्तें हैं क्या, कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड है क्या, ये सारी बातें वहां मेंशन करिए। सतपाल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जजमेंट लिखिए जो उसका लैंडमार्क डिसीजन है। और उसके बाद उसकी रिलायबिलिटी बताइए कि ऐसे किसी विटनेस के जो कि बाद में होस्टाइल हो चुका है, उसके बाद दिया हुआ जो टेस्टिमनी है क्या वो कंप्लीटली अनरिलायबल हो गया, नहीं, जो अपने काम का है वो प्रयोग में आएगा। क्लियर? तो आप इसका स्टेप समझिए। लीडिंग क्वेश्चन क्या है, कब पूछोगे कब नहीं पूछोगे। तो लीडिंग क्वेश्चन क्या है, कब पूछोगे कब नहीं पूछ सकते हो, तो एक सीरीज से आप 141, 142, 143 याद रखिए। लीडिंग क्वेश्चन क्या है वहां मेंशन्ड है। आप यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन जोड़िए, कुछ दृष्टांत लगाइए, कैसे समझाएंगे आपकी लीडिंग क्वेश्चन ये हैं। फिर कब नहीं पूछे जा सकते, और फिर कब पूछे जा सकते हैं, इसी सीरीज में वहां भी लिखा है। तो कब नहीं पूछे जा सकते, तो आपने कहा सर चीफ में या री एग्जामिनेशन में, लेकिन फिर एक पॉइंट जुड़ा हुआ है कि उनमें भी पूछ सकते हो, लेकिन कोर्ट की परमिशन लगेगी। कोर्ट की परमिशन कब लगेगी, जब आपका मैटर 3 कंडीशन में फॉल कर रहा हो, ठीक है, कि सफिशिएंटली प्रूव्ड हो चुका है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर इनमें से किसी, एक और पॉइंट है, तो इनमें से किसी पॉइंट में अगर आपका मैटर फॉल कर रहा है तो आप कोर्ट की परमिशन से चीफ या री एग्जामिनेशन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसमें एडवर्स पार्टी का ऑब्जेक्शन ना हो। लेकिन अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछना है, खुली छूट है, बिल्कुल पूछिए। तो आप इतने सिनेरियो में इसे लिखिए, और इसके बाद इसका रिलेशन थोड़ा सा 154 की ओर भी ले जाइए कि अगर विटनेस होस्टाइल हो गया है तो क्या वह पक्षकार जिसने उसे कॉल किया है उसी विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लास्ट पैरे में 154 का रिलेशन यहां दर्शा दीजिए, अगर आप ठीक तरीके से बता सकते हैं तो। देन एक्सप्लेन एविडेंशियरी रूल रिगार्डिंग एम्बिगस डॉक्यूमेंट। सेम इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रही है, तो 93 से 98 के प्रोविजन लिखना है, लेकिन 93 से 98 लिखने से पहले आपको पेटेंट और लेटेंट एम्बिग्यूटी के बारे में बताना है कि ये पेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होती है, लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होती है, कब एविडेंस एड्यूस करने के लिए पार्टीज को अलाउ किया जा सकता है, कब एविडेंस नहीं देने के लिए मना किया जा सकता है, इनकार किया जा सकता है। तो ये सारी सर्कमस्टांसेस आपको यहाँ मिलेंगी। तो पेटेंट और लेटेंट के बारे में समझाते हुए 93 से 98 को इंट्रोडक्टरी पोर्शन में लिखिए। तो आपको समझना ये बेटा कि जब हम क्वेश्चन देखें या जब हम क्वेश्चन पढ़ें तो हमें ये क्लैरिटी आ जाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें क्या लिखना चाहिए। अब जिस्ट ये है कि आप ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में प्रॉपर नोट बनाना शुरू करिए। प्री में जिस प्रकार से आपने बनाए थे वो अभी भी लाभकारी रहेंगे, उनको अभी रखिए। मेंस की स्टेज में नोट्स कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया। A4 शीट पेपर लीजिए या फिर आप प्रॉपर एक कोई बड़ी फाइल ले लीजिए और उसमें आप क्वेश्चन वाइज नोट बनाना शुरू करिए। बीच में रखिए एक बॉक्स सिनॉप्सिस का, पहले पूरा आंसर प्रिपेयर कर लीजिए, फिर उसमें से पॉइंटर्स निकाल करके वहां मेंशन कर लीजिए कि इंट्रोडक्शन में एक लाइन कोड वर्ड वो होना चाहिए जो आपको समझ आए, मेन बॉडी पार्ट में ये सेक्शन, इंटर रिलेटेड सेक्शंस ये, इंटर रिलेटेड प्रोविजंस ये, इलस्ट्रेशन ये, केस लॉ यही, नॉट एल्स। मुझे यही इलस्ट्रेशन प्लेस करना है, अगर एक क्वेश्चन आता है मुझे यही दृष्टांत लिखना है, मुझे यही केस लॉ लिखना है, मेंशन इट। तो सिनॉप्सिस प्रिपेयर्ड, आंसर प्रिपेयर्ड। क्लियर? तो इस प्रकार से कार्य करना शुरू करिए और अपनी सिटिंग्स आंसर राइटिंग के लिए बढ़ाइए। इज दैट क्लियर? आवश्यकता लगी तो मैं लोकल लॉज में, अगर आप लोगों ने चाहा तो लोकल लॉज में देखेंगे कि प्रीवियसली कितने क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा चुके हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी वहाँ है या नहीं। और आपके क्वेश्चन पेपर में मैं ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस को इंटरवल करने की पूर्ण कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक बेस्ड क्वेश्चन भी मिले, सो दैट यू कैन अप्लाई योर माइंड कि अगर ऐसी सिचुएशन वहाँ राइज होती है, कुछ नए ऐसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अवेयर रहें। क्लियर है?
दो चीज़ों पर आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी है। एक तो अपनी सिटिंग पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक तो अपनी सिटिंग पर, दूसरा आंसर राइटिंग की स्किल पर। इन दो चीज़ों पर आपको फोकस करना है अपार्ट फ्रॉम द जजमेंट राइटिंग ड्यूरिंग दीज डेज। क्लियर? एनी क्वेश्चन दैट पीपल हैव? कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही है। लेहा, कुछ क्लियर है? तनिषा, थिंग्स आर क्लियर? लेहा, आपका प्रश्न है कि एक साथ एक सब्जेक्ट लेकर चलें या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट लेकर के चलें। आई विल से कि वन बाय वन मूव करिए, है ना? वन बाय वन मूव करिए। आप एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि अगर मैं मेजरली माइनर सब्जेक्ट की बात करूं तो एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, एलआरसी, एनआईए, एसआरए और लिमिटेशन, इन्हें आप प्राइमा फेसी पिक कर लीजिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए हैं, कम ही क्वेश्चन हैं। और चूंकि कुछ रिपीटेड भी हैं तो अल्टीमेटली वो श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाता है। तो पहले आप माइनर सब्जेक्ट में इन्हें पिक कर लीजिए। एक साथ अगर आप ज़्यादा नहीं चला सकते हैं तो कम से कम दो सब्जेक्ट तो रन करा ही सकते हैं कि आप लिमिटेशन और एसआरए को पिक करिए। हार्ड टू हार्ड मैं कहूँगा इन अ वीक यू कैन कंप्लीट इट, एक हफ्ते में आपका ये कंप्लीट हो सकता है। और नेक्स्ट वीक फिर आप ऐसे कोई दो सब्जेक्ट पिक करिए, एकोमोडेशन और आरसी एक साथ, उन्हें कंप्लीट करिए। तो ऐसा करके आप चीज़ों को बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं और किसी प्रकार का बर्डन भी नहीं होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने की जो एक प्रोबेबिलिटी है, संभाव्यता है, वो कम रही है। मीन्स कि बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आप उसे यहाँ से कर सकते हैं। डेफिनिशन प्रोविजन हर पर्टिकुलर एक्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उस पर्टिकुलर पोर्शन को नज़रअंदाज मत करना। जैसे कि पिछले के पिछले वर्ष में एमपीएलआरसी में इम्प्रूवमेंट पूछ ली गई थी। ये अपने आप में एक डिफरेंट ही पॉइंट पूछ लिया गया, एक अनयूजुअल प्लेस से जो कभी पहले ऐसे आया नहीं था। तो डेफिनेशन प्रोविजन को बहुत अंडरस्टिमेट मत करना, वो जरूर आना चाहिए, इसकी कोशिश करना। जो भी पर्टिकुलर प्रोविजंस अपने आप में बहुत लेंदी हैं, जैसे एमपीएलआरसी में 165 है, एविडेंस में 91, 92 है, तो ऐसे प्रोविजंस को पढ़ने के लिए पहले तो समझ विकसित हो, पहले तो हम उसका जिस्ट समझ लें, कह क्या रहा है, किस बारे में प्रोविजन है, और इसके बाद फिर हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक ब्रेकिंग नोट्स बना लें, ब्रेक करके उसका नोट्स बना लें, और उसके बाद फिर हम उसको लिखना प्रारंभ करें, उसे एक्सप्लेन करना, अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना शुरू करें। तो इस प्रकार से इनको बना लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्कोप कम होगा कि आप सारी चीज़ें एज इट इज याद रख सकें। ठीक है? ओके देन, दिस इज ऑल फॉर today's session. Thank you all for joining the session. Just do hard work, do well, be happy, and enjoy this journey. Thank you.